Assalamu alaikum students, how are you? Students, July has been started, and first of all I'll tell you about the SOW of July 2020. In this month we will study about chapter number 3, 4 and 12. Chapter number in Geography section 1, Geography, we will read chapter number 3, Main Agricultural Products of the Muslim World, chapter number 4, Minerals and Natural Resources of the Muslim World, and in History section 2. In History we have already done chapter number 10, 11, and in this month we will read chapter number 12, Muslim Scientists, Philosophers and Travelers. So today inshallah we will study Main Agricultural Products of the Muslim World, chapter number 3. Okay, open page number 10. Okay students, today is 3rd July and 2020. Day is Friday. Okay, chapter 3, Main Agricultural Products of the Muslim World. Okay, students, you know agriculture is very important thing for any country. Okay, so in Muslim world it is also very important, and in Pakistan, you know Pakistan is a agricultural country, and हमारी जो ज़्यादातर मईशत है वो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है. डू यू नो कि हमारे मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? आपको पता ही होगा कि मेन हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें वीट है, राइस है, शुगर केन है, कॉटन वगैरह है, और इसमें से भी कॉटन, राइस एंड वीट जो है वो हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं ये. ठीक, इसी तरह से ये तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन हमारी जितनी भी मुस्लिम वर्ड्स हैं, हमने एक्चुअली पढ़ना किसके बारे में है? मुस्लिम वर्ड के बारे में हमने पढ़ना है कि उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या कौन कौन से हैं. मेनली हमारा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो उनका जो पूरी मईशत है या वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर जो है वो भी एक बैकबोन है इकॉनमी के लिए. नाउ रीड विद मी. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द मुस्लिम वर्ल्ड. दीज कंट्रीज़ produce a variety of agricultural products for their own use and also for export. Right? मेन ऑक्यूपेशन मुस्लिम वर्ल्ड का ज़्यादातर लोगों का एग्रीकल्चरल है, और ना सिर्फ ये कि वो अपने कंट्री के लिए प्रोड्यूस करते हैं बल्कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वूल. राइट? ओके, वूल is perhaps still the best textile for ordinary clothing, especially in temperate climates. Woolen cloth contains many small pockets of air which keep the body warm. If it is crushed, it quickly returns to its original state. Some of the highest quality wool in the world comes from sheep in काज़किस्तान. ओके, अच्छा, शीप से हासिल होती है ये वूल. हमें कहाँ से मिलती है? ऊन जिसको हम कहते हैं ये हमें शीप से. देखिए यहाँ पर उन्हें हमारे बलूचिस्तान में भी ज़्यादातर लोग जो हैं वहाँ से ये भेड़ें पालते हैं, शीप पालते हैं, उससे ये वूल बनाई जाती है. अच्छा, ये हमारी क्लोथिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर टेम्परेट क्लाइमेट्स. ओके, टेम्परेट क्लाइमेट जहाँ पर होता है, जहाँ जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती और बहुत सर्दी भी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट होता है, तो वहाँ पर ये वूलन क्लोथिंग जो होती है ये बहुत ज़्यादा पहनी जाती है, इस्तेमाल की जाती है. ये कैसे होता है वूल? जिसके अंदर स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर होते हैं, छोटे छोटे से वो एयर के पॉकेट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो वार्म होती है. और इसकी खुसूसियत क्या होती है कि अगर इसको क्रश्ड किया जाए, इसको प्रेस भी किया जाए, तो ये दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेट पर कपड़ा जो होता है या वुलन जो भी क्लोथिंग होती है वापस हो जाती है. और ये शीप से हासिल की जाती है, और काज़किस्तान के ज़्यादातर वहाँ से हासिल होती है. द वूल फ्रॉम शीप एंड समटाइम्स गोट्स इन पाकिस्तान एंड टर्की, दो मच हार्डर एंड रफर,
इज़ परफेक्ट फॉर कारपेट मेकिंग। अच्छा, अब देखें जो पाकिस्तान से, ये कज़ाकिस्तान से जो मिलती है वो तो कपड़ों के लिए और बहुत नरम होती है वो, लेकिन जो पाकिस्तान और टर्की से, जो कि शीप से और गोट से हासिल की जाती है, वुलन जो मटेरियल हासिल किया जाता है वो थोड़ा सा सख्त होता है, क्योंकि थोड़ा सा रफ़ होता है, सख्त होता है, इसलिए वो किसके इस्तेमाल में आता है, उससे कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। द मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाइज अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स वूल फ्रॉम ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ठीक है, पूरी दुनिया में जितना भी वूल होता है उसका तकरीबन 10% तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ मिलके करते हैं। ठीक है। नौ सेकेंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज़ कॉटन। अच्छा बच्चों, आप सोचेंगे कि वूल एग्रीकल्चरल क्यों प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर में आपका जो है लाइव स्टॉक्स भी आ जाते हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक्स, उसमें जानदारों का, शीप वगैरह का पालना, इसी तरह से जो मुर्गियाँ वगैरह पाली जाती हैं, या फ़िश होता है, जो फ़िश एचरीज वगैरह होते हैं, ये सब भी एग्रीकल्चर ही का एक हिस्सा है। इसी तरह से इसीलिए वूल भी एग्रीकल्चर में आता है। नाउ कॉटन। Today cotton is one of the world's leading agriculture crops. It can be used for many purposes. Cheap clothes for everybody use as well as expensive luxury material. कॉटन बहुत इस्तेमाल होता है, ये हर तरह का होता है। कॉटन सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है, तो तकरीबन सारी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। It can be made into the thinnest and finest of fabrics or into heavy canvas for tents and sails। ठीक है, जो थिनेस्ट और फाइनेस्ट फैब्रिक्स जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लॉन वगैरह होता है, उसके कपड़े होते हैं, वो बारीक धागे से बनाए जाते हैं, जबकि जो मोटे धागे से जो बनाए जाते हैं वो टेंट्स वगैरह के लिए और सेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ कम्फर्टेबल टू वेयर इन हॉट क्लाइमेट as it rapidly absorbs moisture released from the body as sweat। ठीक है, पसीना जो आता है, इनमें खुसूसियत क्या होती है कॉटन को कि जब आप इसके कपड़े पहनते हैं तो ये पसीने को जज्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट इज़ ईजीली डाइड एंड वॉश्ड एंड अनलाइक वूल इट कैन बी बॉइल्ड टू किल ऑफ एनी जर्म्स और इन्फेक्शन इट में कंटेन। ओके, हॉट वाटर में आप इनको वॉश कर सकते हैं, जबकि जो वुलन जो क्लोथ्स होते हैं वो गर्म पानी में उनको नहीं धोया जा सकता। ठीक है, वो उससे ख़राब हो जाते हैं, जबकि कॉटन के जो होते हैं कपड़े, वो आप अगर उसको जर्म से पाक करना चाहते हैं या अच्छी तरह से धोना चाहते हैं, वो हॉट वाटर में भी आप उसको कर सकते हैं। व्हेन द फाइबर्स हैव बीन रिमूव्ड फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, द सीड्स आर क्रश्ड टू मेक ऑयल फॉर कुकिंग। ओके, अच्छा, ये आप सोचिए कि कॉटन हमें कहाँ से हासिल होती है। आपको पता है कॉटन क्या है? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये काश्त की जाती है, कपास। ठीक है ना, रुई के जो होते हैं, इससे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं और इससे कपड़ा बुना जाता है। इसके जो सीड्स होते हैं, जब इसको कॉटन को जब ये स्पिन किया जाता है, इसके धागे बनाए जाते हैं, तो इसके जो सीड्स होते हैं उससे ऑयल, इसके सीड्स से आप देखें, इसके ये जो कॉटन लगी होती है, इससे आप कपड़े इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला की आप देखें ना, अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीज़ें आपके लिए पैदा की हैं, और उसी के सीड से हम कुकिंग ऑयल भी हासिल करते हैं। द रिमेन्स ऑफ द क्रश्ड सीड्स आर गुड फॉर फीडिंग एनिमल्स। Muslim countries produce 20% of the world's cotton. The leading cotton growing countries in the region are Egypt, Pakistan, टर्की, उज़्बेकिस्तान एंड सूडान। ओके, अच्छा, अब एक और इसका फ़ायदा भी, बीज वगैरह भी इस्तेमाल हो जाता है। तो फिर उसके बाद जब क्रश्ड मटेरियल जो होता है इसका, वो जो हमारी लाइव स्टॉक होता है, जिसमें आपकी कॉज भी आ जाती हैं, शीप भी आ जाती है, गोट्स भी आ जाती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा उनका खाना खल बनाई जाती है और वो उनका फूड होता है। ठीक है, इन एनिमल्स के लिए फूड के तौर पर इस्तेमाल होता है। और पूरी दुनिया में तकरीबन जितना भी कॉटन प्रोड्यूस होता है उसमें मुस्लिम कंट्रीज़ 20% बनाते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन है, चाइना इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स 4th टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड द टॉप मोस्ट एमंग मुस्लिम कंट्रीज़। ठीक है, अब आप देख लें कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो चाइना जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का।
पाकिस्तान का पूरी दुनिया में चौथा नंबर है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का पहला नंबर है जो कि कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत अच्छी कॉटन हमारी दुनिया में जो है हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी कॉटन होती है। बच्चों, इसके अलावा मैं आपसे ये बात कह रही थी कि जो आपको गिवन पिक्चर्स होती है ना, वो भी आप साथ साथ देखा करें, जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, नाउ थर्ड प्रोडक्ट इज़ शुगर। Sugar is the product obtained from the juice of the sugar cane, a kind of a tall strong grass. ये फैमिली ग्रास से ताल्लुक़ होता है शुगर केन का, ठीक है। अगर हम जब बॉटनी में पढ़ते हैं तो ये लॉन्ग होता है। आप लोगों ने सबने शुगर केन देखा होगा, गन्ना बड़ा शौक़ से सब खाते हैं जब कभी भी गांव वगैरह में जाते हैं या विलेज में जाते हैं। तो वो शुगर केन जो है ये सोर्स ऑफ उसका जो जूस है उससे शुगर बनाई जाती है। द केन इज़ क्रश्ड फॉर द जूस विच इज़ देन बॉइल्ड इन ह्यूज ओपन पैन्स। एज द वाटर इन द जूस टर्न्स टू स्टीम, द शुगर क्रिस्टल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। द थिक स्वीट सिरप इज़ मेड इनटू मोलेसेस फॉर कन्फेक्शनरी केक्स एंड एनिमल फूड। ओके, बड़ा मज़ेदार सा ये तो बन गया। अच्छा, अब ये किस तरह से बनता है? होता क्या है कि जब इसको क्रश करके गन्ने को इसका जूस निकाल लिया जाता है तो वहीं पे अक्सर देहातों में तो क्या होता है, बड़े बड़े पैन्स होते हैं और वहीं पर इसको बॉयल किया जाता है। बहुत बड़े ह्यूज पैन्स के अंदर इसके नीचे आग जलाकर इसको बॉयल किया जाता है, और इसका जो पानी होता है ना, जो रस होता है ना, इसका जो वाटर होता है वो उड़ जाता है, ठीक है, और स्टीम की सूरत में, और जो इसके क्रिस्टल्स हो जाते हैं वो नीचे रह जाते हैं, जो कि बाद में शुगर बनते हैं। ये भी थिक सा हो जाता है, थिक मीठा सिरप शरबत सा बन जाता है, जिसको कि आप शीरा सा हो जाता है, ठीक है, मोलेसेस होता है या शीरा सा बन जाता है। और ये किस में इसको इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्फेक्शनरीज, मतलब मुख्तलिफ मीठी मिठाइयाँ, स्वीट्स वगैरह में डाला जाता है, इसको केक्स के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा जानवरों के लिए भी जो खाना बनता है उसका भी जो बचा खुचा इसके नीचे जो इसके रिमेन्स और जो इसका मैल कुचैल रह जाता है वो जानवरों के लिए एक खाना बनता है, उनके लिए चारा वो बनाया जाता है, उसके अंदर वो शामिल कर देते हैं, ठीक, तो वो इस्तेमाल किया जाता है। द रिमेन्स ऑफ द शुगर केन बेगेसिस, जो इसका बच जाता है ना, इसका जो सारा बुरादा जिसको कहते हैं ये बच जाता है, कैन बी यूज टू हीट द फर्नेस फॉर बॉइलिंग डाउन द शुगर सोल्यूशन। 1 ton of bagasse gives the same heat as 2 barrels of oil। आप देखें इसका जो इसके रिमेनिंग होते हैं क्रश्ड शुगर केन जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको फर्नेस, जो बड़े बड़े भट्टियाँ होती हैं, फर्नेस होते हैं, उसको जलाने के लिए, उसको शुगर सॉल्यूशन को उसके अंदर बॉयल करने के लिए। और इसमें जो इसकी हीट होती है वो कितनी हीट, 1 टन जो इसका बुरादा होता है या गन्ने का जो क्रश्ड जो हिस्सा होता है वो तकरीबन कितनी हीट प्रोड्यूस करता है? जितने 2 barrels ऑफ ऑयल का, ठीक है। Now, bagasse can also be used for animal food and for making a kind of board used in building ceilings. Pakistan produces 3.5% of the world's sugar. Okay, board क्या, ये आपने हार्ड बोर्ड और शीट्स देखी हैं जो पतली पतली, कभी कभी क्या होता है दरवाज़ों में, खिड़कियों में या पार्टीशंस के लिए या बेड के ऊपर, तो ये इन्हीं को क्रश करके बिल्कुल एक थिन सी और पतली सी शीट्स बना दी जाती हैं। वुडन शीट्स होती हैं जो कि बोर्ड कहलाते हैं, और वो फिर बिल्डिंग्स की सीलिंग्स वगैरह में भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान तकरीबन पूरी दुनिया में 3.5% शुगर प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, ठीक। ये पिक्चर भी देख लें किस तरह से केक वगैरह में और ये सब मिठाइयों में ये शुगर इस्तेमाल होती है, या इसका शीरा जो होता है, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मोलेसेस, ठीक। अब आप इसी के शुगर के बारे में बता रहे हैं कि ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है? ब्राज़ील है। एंड शुगर केन, एंड इट प्रोड्यूसेस 33% ऑफ ऑल द शुगर केन इन द वर्ल्ड। शुगर केन प्रोड्यूस करने वाला सबसे ज़्यादा गन्ना ब्राज़ील में पैदा होता है। आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज़ रबर। कि आप हैरान होंगे रबर किस तरह से, अभी आपको पता चलेगा।
Rubber is mainly used to make tires, about half of which are made from natural rubber and half from synthetic rubber. Synthetic का मतलब होता है जो कारखानों में बनाए, मैन्युफैक्चर जो किया जाता है, जो तैयार किया जाता है या जो इंसान ने बनाया होता है. Made from chemicals, ठीक है, केमिकल्स के ज़रिए से. Rubber is also widely used for making hose pipes, belts for machinery in factories and mines, shoes and as an insulator in electric equipments. बच्चों, इंसुलेटर का पता है, आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है यकीनन. इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो कि जिसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है या करंट जो होता है वो पास नहीं होता, और ये हिफाजत के लिए बिजली के तारों के ऊपर इनको इंसुलेटर के तौर पर रबर को इस्तेमाल किया जाता है. इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पे पाइप्स जो होज में से पाइप्स लाइन जो बनाई जाती हैं, बेल्ट्स बनाई जाती हैं, शूज़ बनाए जाते हैं रबर से, और ये सारी चीज़ें इसमें होते हैं. फिर इसमें इन्होंने बताया कि टायर्स वगैरह भी, और इसमें से आधा नेचुरल जो रबर प्रोड्यूस होता है. अब नेचुरल रबर क्या होता है? नेचुरल रबर which is usually considered better for most purposes than the synthetic variety, is made from the sap of our number of trees which grow in tropical forest. Tropical forests कौन से हैं? very very hot forest. ऐसे एरियाज़, ट्रॉपिकल एरियाज़ कौन से हैं? जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर गर्मी होती है, वहाँ के जो जंगलात हैं, शदीद गर्मी की वजह से. अब आप ये पिक्चर देखें, ये एक ट्री है, बहुत शदीद गर्मी होती है तो वो पिघल कर उसके अंदर जो उसका सैप होता है, उसके अंदर जो उसका दरख्त के अंदर जो वाटर होता है या उसका जो जूस होता है या उसका जो रस होता है, वो क्या होता है, उसकी छाल को दरख्त के फाड़ के और वहाँ से वो निकलना शुरू हो जाता है. ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ पर ये जमा किया जा रहा है, यहाँ से ये निकल कर आ रहा है रबर और पिघल कर आ रहा है, और इसको फिर ये जमा कर लेते हैं. नेचुरली होता है, फिर इससे मुख्तलिफ पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ये रबर ट्री है. रबर बिंग टेप फ्रॉम अ रबर ट्री. ठीक है, ये रबर को यहाँ पे जमा की जा रही है, एक रबर ट्री से निकल रही है. ओके, नेक्स्ट. द रबर ट्री was originally found only in the Amazon rainforests, but in the 19th century some British scientists smuggled out some seeds and plants and grew them in Southeast Asia. Okay, स्मगल्ड का क्या मतलब होता है? स्मगल्ड का मतलब होता है कि किसी एक इलाके से, किसी एक मुल्क से कोई चीज़ गैर कानूनी तौर पर, इलीगली जब दूसरे मुल्क में कोई लोग छुपा कर ले जाते हैं तो वो स्मगल होता है. अच्छा, अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो थे उसमें एक बहुत मशहूर जंगल है, बहुत मशहूर फॉरेस्ट है जिसका नाम अमेज़न है, रेन फॉरेस्ट, और ये डिपेंड करता है बारिश के पानी के ऊपर. ये जंगल जो है इस वजह से बना हुआ था. तो क्या होता है कि वहाँ पर ही ये जो रबर ट्रीज़ थे ज़्यादातर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते थे. लेकिन क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी में कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट जो थे वो जब वहाँ गए अमेज़न में, तो वो वहाँ से स्मगल करके कुछ सीड्स भी और कुछ प्लांट्स को भी लेकर आ गए थे साउथ ईस्ट एशिया में अमेज़न जंगल से, और फिर यहाँ पर लाकर इन्होंने इनको ग्रो किया था, यहाँ पर उगाया गया था. मुस्लिम कंट्रीज़ नाउ प्रोड्यूस अबाउट 20% of all the world's rubber, almost all of it being natural rubber from trees. ठीक है, मुस्लिम दुनिया में जितना भी यानी कि 20% टोटल जितने दुनिया में रबर प्रोड्यूस होता है उसका 20% मुस्लिम वर्ल्ड में होता है. और ज़्यादातर क्योंकि ये ट्रीज़ अब यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में ये जंगल अमेज़न फॉरेस्ट के दरख्त लग गए थे, तो ये ज़्यादातर रबर वहीं से हासिल किया जाता है. द मेन कंट्रीज़ producing rubber in this region are Malaysia and Indonesia as well as Myanmar, Sri Lanka and some parts of India. ठीक है, ये मेन कंट्रीज़ हैं. अच्छा, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन बता दूँ. The natives of the Amazon basin used to make gum boots by pouring the thick rubber sap around their feet and letting it set in the shape of a boot. Very interesting. अच्छा, अब वहाँ के जो मकामी रहने वाले नेटिव्स जो होते हैं अमेज़न बेसिन में, जो अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट जंगलात थे वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते थे, उनको तो वो ये मिल जाता था ना इसी तरह से पिघले हुई सूरत में, सैप की सूरत में, गम की सूरत में दरख्तों से निकला हुआ. अब वो क्या करते थे, वो किस तरह से बूट बनाते थे, वो ये कर लेते थे कि जो
पोर करते थे वो इनको अपने पैरों के ऊपर, ठीक है, पैर में दोनों जोड़ के खड़े हो जाते थे और इसके ऊपर इस सैप को पोर उंडेल देते थे, ठीक है, अराउंड देयर फीट, और उसके बाद सेट होने देते थे कि ये जम जाए। थोड़ी देर में जब वो जम जाता था तो उसमें से अपने पैर निकाल लेते थे और एक बूट की शेप में उनके बूट तैयार हो जाते थे, ठीक है। तो ये बड़ा दिलचस्प सी बात है और हैरत अंगेज सी बात है। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज रीडिंग इज़ अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहीं तक होगी। मुझे थोड़ी सी आपसे बात करनी है। देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस फॉर टेस्ट, ठीक है। अभी आप लोगों ने पहला टेस्ट दिया, सब बच्चों ने अच्छा भी था, बाज़ बच्चों का बहुत नीट था, बहुत अच्छा काम किया हुआ था, और कुछ बच्चों का जो था वो उसमें प्रॉब्लम्स पेश आए टीचर्स को चेक करते हुए। तो आप ये इंस्ट्रक्शंस आप लोग नोट कर लें सब। पहला कि नीट एंड विजिबल पिक्चर, आप जो पिक्चर खींच के भेजें आपको खुद देखनी पड़ेगी अच्छी तरह से कि वो विजिबल है, समझ आ रही है, आपकी राइटिंग उसमें जो आपने लिखा हुआ है वो नीट है और सब दिखाई दे रहा है। प्रॉपर एंगल से आप लेंगे, ऐसे नहीं बाज़ पिक्चर्स बिल्कुल टेढ़ी आई हुई थी और वो समझ नहीं आ रही थी, टीचर्स को देखने में भी मुश्किल हो रही थी तो आप उसको रख के बिल्कुल प्रॉपर सीधा और फिर उसकी पिक्चर बना के भेजेंगे। थर्ड वन के यूज़ ब्लू मार्कर फॉर क्वेश्चन, ठीक है। ब्लू से अगर आप सारा आंसर लिखते हैं तो वो इतना विजिबल नहीं होता, तो आप ऐसा करें कि ब्लू मार्कर से क्वेश्चन लिखेंगे एंड ब्लैक पॉइंटर फॉर आंसर, ठीक है। आप और ब्लैक पॉइंटर के साथ आंसर लिखें ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। एंड नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबमिट योर टेस्ट ऑन टाइम, टाइम पर जो आपको गिवन टाइम दिया गया होगा सर आपको बताएंगे कि आपने किस डेट को, आपको 13 जुलाई को इंशाल्लाह आपको टेस्ट मिलेंगे और आपने सबमिट कब करवाने। और उसके बाद जब इस मरतबा तो फर्स्ट टाइम था तो हमने बाद में भी बच्चों का जो टेस्ट भेजा कंसीडर किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको अपना टेस्ट जो है वो टाइम पर ही सबमिट करवाना है, बाद वाला जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद वही बात कि राइट योर नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट प्रॉपरली, ओके। सो हमारा आज का लेक्चर इज़ एंड और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे